हाय एवरीवन, मेरा नाम अंशिका सिंह है। तो कैसे हैं आप सब? आप सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो जैसा कि हमने कल के वीडियो में डिस्कस किया था कि ये हमारा जो सेशन है यूपी पीसीएस 2024 के लिए फुल्ली डेडिकेटेड है। इस सेशन में हम मेक आईएएस नाम की संस्था का टेस्ट सीरीज डिस्कस करेंगे, जो कि दिल्ली की एक यूपी पीसीएस के लिए बहुत अच्छी संस्था मानी जाती है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत हम करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हैं। तो आज के सेशन की शुरुआत करते हुए हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हमारे सामने दो कथन दिए गए हैं, जैसा कि आप पढ़ पा रहे होंगे। तो हमारा पहला कथन है कि इसके द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। किसकी? बोर्ड ऑफ कंट्रोल की। दूसरा कथन है कि इसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में प्रथम प्रयास किया गया था। तो जैसा कि हमने दो कथन आपके सामने प्रस्तुत किया, तो इसके नीचे हमारा ऑप्शन दिया हुआ है। तो हमारा पहला ऑप्शन यानी ऑप्शन ए है केवल 2। इसमें है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो हम जो हमारे चारों ऑप्शन में से हम एक को सही सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। तो हमारा पहला ऑप्शन ए है कि केवल 2, ऑप्शन बी है 1 और 2 दोनों, तीसरा ऑप्शन है यानी ऑप्शन सी है न तो 1 न तो 2, और ऑप्शन डी है केवल 1। तो जल्दी जल्दी आप कमेंट सेक्शन में उत्तर देने का प्रयास करिए। तो हमारा चलिए हम आपको उत्तर बताते हैं। तो इसका उत्तर है यानी इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केवल 2। तो आइए हम थोड़ा सा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के संदर्भ में कुछ बातें जानने का प्रयास करते हैं। तो हमारा जो ये रेगुलेटिंग एक्ट है, इसके द्वारा कंपनी के जो कर्मचारी हैं उनको प्रतिबंधित किया गया कि आप निजी व्यापार नहीं कर सकते और भारतीय लोगों से उपहार भी नहीं ले सकते। यानी आप न निजी व्यापार कर सकते हैं और न भारतीय लोगों से उपहार ले सकते हैं। और इसमें यह है कि इस अधिनियम के तहत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से ब्रिटिश सरकार का कंपनी का शासन अधिक सशक्त हो गया। यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से ब्रिटिश सरकार का कंपनी का शासन अधिक सशक्त हो गया। तो हमारा पहला क्वेश्चन यानी हमारा पहला प्रश्न यहीं समाप्त होता है। हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा दूसरा प्रश्न इस प्रकार है कि वर्ष 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, इसमें भी रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में प्रश्न पूछा गया है। तो दूसरा प्रश्न है कि वर्ष 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें हमारा पहला कथन ऐसे है कि इसके तहत कलकत्ता में एक 9 सदस्यीय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। किसकी? इसके तहत कलकत्ता में एक 9 सदस्यीय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। दूसरा कथन है कि इस सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में इस सुप्रीम कोर्ट के प्रथम और मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्फे थे। तो नीचे दिया हुआ है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। यहाँ आप ध्यान से देखिएगा सही, क्योंकि यहीं बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो जाती है बच्चों से कि सही है सही नहीं है। इसमें कन्फ्यूजन में बहुत प्रश्न गलत भी हो जाते हैं, हमारे साथ भी होता है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि फिर चलिए नीचे देखते हैं कि हमारा पहला ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है न तो 1 नहीं 2, और ऑप्शन डी है 1 और 2 दोनों। तो चलिए आप अपनी तरफ से थोड़ा सा कोशिश करने का प्रयास करिए और कमेंट सेक्शन में उत्तर बताइए कि कौन सा उत्तर सही है। तो उत्तर इसमें सही है उत्तर बी यानी केवल 2 कि इस सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्फे थे। उनका नाम क्या था? एलिजा इम्फे। तो हम जैसा कि हमने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में ऊपर समझ लिया है, तो हमें यहाँ समझने की आवश्यकता नहीं है। तो हम अपने तीसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा तीसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से, फिर देखिए हमारा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के संदर्भ में यहाँ प्रश्न पूछा गया है। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से कौन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गठित, यहाँ ध्यान दीजिएगा, गठित कार्यकारिणी परिषद का सदस्य था या थी, था या थे, आप अपने हिसाब से जोड़ लीजिए जो आपको बोलने में सुविधा प्रदान करे। तो हमारा यहाँ मतलब उसमें दिया हुआ है कि मतलब नाम दिए हुए हैं लाइन से, इसमें देखना है कि हमारा पहला नाम है फिलिप फ्रांसिस, दूसरा नाम है
जॉन क्लेवरिंग, तीसरा नाम है जॉर्ज मॉनसन और तीसरा नाम है रिचर्ड बारवेल। फिर हमारा नीचे कूट दिया हुआ है कि इन जो चारों नाम हैं, इन चारों नाम में से कौन से नाम सही हैं, कौन कौन से, या चारों सही हैं कि केवल 3 सही, केवल 2, उस हिसाब से नीचे का कूट दिया हुआ है। तो हमारा ऑप्शन ए है केवल 1 2 3, ऑप्शन बी है केवल 2 3 4, ऑप्शन सी है 1 2 3 और 4, ऑप्शन डी है 1 3 और 4। तो इसमें आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए कि ऑप्शन कौन सा सही है। तो हमारा ऑप्शन कोशिश करिए आप अपनी तरफ से पहले, फिर हम बताने का प्रयास करते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी है। क्या है हमारा ऑप्शन सी, यानी चारों जो नाम दिए हैं वो सही है। यहाँ एक बार हम फिर प्रश्न पे चलते हैं कि इसमें क्या पूछा था कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गठित कार्यकारिणी परिषद का सदस्य कौन था। तो इसमें चारों सदस्य थे। जब मतलब इसकी जो ये एक्ट है, जब इसका गठन हो रहा था तो इस परिषद में ये चारों सदस्य सम्मिलित थे। तो जिनका नाम है फिलिप फ्रांसिस, जॉन क्लेवरिंग, माफ़ करिएगा जॉर्ज मॉनसन तथा चौथा रिचर्ड बारवेल। फिर हमने पहले प्रश्न में जैसा कि हमने थोड़ा सा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में जान लिया था, तो हमें नहीं लगता कि यहाँ जानने का प्रयास करना चाहिए, कि थोड़ी सी टाइम की बचत हमारी यहाँ पे होगी। तो हम अपने अगले प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं, आगे बढ़ने देते हैं। तो यहाँ हमारा चौथा प्रश्न है कुछ इस प्रकार। इसमें पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में पूछा है। तो हमारा चौथा प्रश्न है कि वर्ष 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हम एक बार फिर से प्रश्न पढ़ते हैं कि वर्ष 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें भी कथन दिए हैं, 2 कथन दिए हैं। तो हम पहले कथन को पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो इसमें पहला कथन है कि इसका नाम ब्रिटेन के तत्कालीन युवा प्रधानमंत्री विलियम पिट के नाम पर रखा गया था। उस टाइम जो प्रधानमंत्री थे विलियम पिट के नाम पे रखा गया था। और दूसरा कथन ये है कि इसके तहत भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को, भारत में कंपनी के कथन को ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। इस तहत भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया था। किसका? ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र गया था। तो फिर नीचे देखिए लिखा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। सही है, सही नहीं है, इस पर खास ध्यान रखिएगा आप लोग। तो इसमें पहला ऑप्शन ए है केवल 2, दूसरा ऑप्शन है यानी ऑप्शन बी है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन सी है न तो 1 न ही 2 और ऑप्शन डी है केवल 1। तो जल्दी जल्दी आप लोग अपनी तरफ से फिर से कोशिश करिए तथा कमेंट बॉक्स में उत्तर देने का प्रयास करिए। तो इसका ऑप्शन है, आप लोग बताइए तो हम बताते हैं। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी, न तो 1 न तो 2। क्या? न तो, इसमें ये जो दोनों कथन है ये पिट्स इंडिया एक्ट के संदर्भ में एक भी सही नहीं है। तो आइए थोड़ा सा हम 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के संदर्भ में कुछ बातें करते हैं, मतलब जानने का प्रयास करते हैं। तो जो यह अधिनियम था, इसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार का कंपनी के कार्यों और प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण हो गया था। जो ये अधिनियम बनाया गया था, इसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार का कंपनी के कार्य पर एवं प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण, मतलब ब्रिटिश सरकार ने इस पे कंपनी के शासन पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। और दूसरा कि इस अधिनियम द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई थी। हमने पहले प्रश्न में उस बोर्ड ऑफ कंट्रोल के बारे में थोड़ा सा बताया होगा, पहले या दूसरे में। तो इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसका बोर्ड हम शॉर्टकट लिखने की कोशिश करते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, यानी हम कह सकते हैं BOC कंट्रोल की स्थापना हुई थी। ठीक, हम इतना ही जानने का प्रयास करते हैं और आगे और अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि हमारा 5वां प्रश्न है कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, एक्ट ऑफ सेटलमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हम पहले ही प्रश्न से देखते आ रहे हैं कि हमारा कथन पे ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम पहला कथन है कि
1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की त्रुटियों को दूर करने के लिए, क्या है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की त्रुटियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया। मतलब जो 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट था, क्या उसमें संशोधन लाने के लिए 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया, यहाँ पूछ रहा है। और दूसरा कथन है कि इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल काउंसिल के कार्य क्षेत्र का स्पष्ट बंटवारा करना था। यानी इसका मुख्य उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल का जो काउंसिल था उसके कार्य क्षेत्र को अलग करना था या उनका बंटवारा करना था। क्या उद्देश्य था, तो ये प्रश्न पूछने का प्रयास कर रहा है। तो नीचे की उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो हमारा ऑप्शन ए है कि 1 और 2 दोनों, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी न तो 1 न ही 2, और ऑप्शन डी केवल 1। तो आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में आंसर करिए क्या है ऑप्शन। तो इसमें हमारा, चलिए हम ही बताते हैं कि इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है। क्या इसमें 1 और 2 दोनों की जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 है, इसमें इसके अंतर्गत ये जो दोनों कथन दिए गए हैं ये दोनों सत्य हैं। यानी इसके अंतर्गत ये जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में त्रुटियां थी उसे सुधारने के लिए लाया गया। फिर सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल काउंसिल का कार्य क्षेत्र उनका स्पष्ट बंटवारा करने के लिए लाया गया। तो ये जो दोनों कथन हैं वो सत्य हैं। तो आइए हम इस पर थोड़ा सा एक नज़र डालते हैं, इसके बारे में थोड़ा कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं। तो जो इसमें जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट है, इसमें इसके कुछ प्रावधान थे, जैसे कि इसमें रेगुलेटिंग एक्ट से जुड़ी बड़ी समस्या थी और सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल काउंसिल के बीच का विवाद, यह काउंसिल गवर्नर जनरल के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट की कई शक्तियों को कम करके बनाई गई थी, ये जो सेटलमेंट बनाया गया था। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार की समाप्ति। दूसरा कथन है ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में धर्म प्रचार करने की स्वीकृति। तीसरा कथन है कि कंपनी की आय से भारतीयों की शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए का व्यय। और चौथा कथन है कि सिविल सेवकों के चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का आयोजन। उपयुक्त में से कौन सा प्रावधान वर्ष 1813 के चार्टर अधिनियम से संबंधित है? क्या कि 1813 का जो चार्टर अधिनियम था, क्या उसके संबंध में ये चारों कथन सही हैं? इसमें ये पूछने का सही है या संबंधित है, ये पूछने की कोशिश कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन ए है केवल 2 और 3। कितने कथन सही हैं, मतलब केवल 1, 3, 4। ऑप्शन सी है केवल 3 और 4। ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। तो जल्दी जल्दी आप कमेंट सेक्शन में आंसर करिए। तो इसमें हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी, केवल 1, 2, 3। यानी पहला कथन है कि सही है कि कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार की समाप्ति हो गई 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। दूसरा, ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में धर्म प्रचार करने की स्वीकृति मिल गई। कंपनी की आय से भारतीयों की शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए का व्यय। और चौथा गलत है कि सिविल सेवकों के हेतु खुली परीक्षा का उसमें प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। तो हम थोड़ा सा 1813 के चार्टर एक्ट अधिनियम के बारे में जान लेते हैं ये क्या है। तो इसमें यह है कि जैसा कि 3 ऑप्शन तो सही है, फिर कुछ चीज़ें ये है कि इसमें भारत में जो आंग्ल भाषा के शिक्षा समर्थकों के नेता ट्रेवेलियन थे, यानी जो कंपनी की आय से भारतीयों की शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए का व्यय करने का प्रावधान किया गया था। तो उसमें भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थकों के नेता ट्रेवेलियन थे, जबकि एच.टी. प्रिंसेस प्राच्य शिक्षा के समर्थकों के नेतृत्व करता थे। किसके थे? प्राच्य शिक्षा के एच.टी. प्रिंसेस। और ये जो सिविल सेवक के चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का आयोजन
1833 के चार्टर एक्ट में हुआ था। किसमें हुआ था? 1833 के चार्टर एक्ट के नियम में। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि वर्ष 1773 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और दूसरा कथन है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग थे। नीचे दिया है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। पहला ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है न तो एक न तो दो, न ही दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है केवल दो। तो इसका सही आप लोग कमेंट सेक्शन में उत्तर कीजिए। तो इसका ऑप्शन बी सही है, न तो एक न तो दो, यानी दोनों कथन हमारे गलत हैं। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि वर्ष 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की परिषद में एक चौथा सदस्य विधि विशेषज्ञ के रूप में शामिल किया गया। ध्यान से पढ़िएगा कि वर्ष 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की परिषद में एक चौथा सदस्य विधि विशेषज्ञ के रूप में शामिल किया गया। दूसरा कथन है कि प्रथम विधि विशेषज्ञ सदस्य, जो प्रथम विधि विशेषज्ञ के सदस्य एचटी प्रिंसेस, कौन? एचटी प्रिंसेस थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो हमारा ऑप्शन ए है एक और दो दोनों, ऑप्शन बी है केवल एक, ऑप्शन सी है केवल एक, माफ करिएगा, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है केवल एक, ऑप्शन डी है न तो एक न ही दो। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर देने का प्रयास करिए। तो इसका ऑप्शन सी सही है, केवल एक, यानी वर्ष 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की परिषद में एक चौथा सदस्य विधि विशेषज्ञ के रूप में शामिल किया गया था। इसके बारे में हम कुछ 1833 के चार्टर अधिनियम के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो इस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्या? बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उन्हें भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। गवर्नर जनरल में नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित थी। नागरिक प्लस सैन्य शक्तियां इसमें दोनों निहित थी। और तीसरा ये कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग थे। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेटिंग थे। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम के तहत विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया था? तो हमारा पहला ऑप्शन है वर्ष 1774 का वर्ष 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ऑप्शन बी है वर्ष 1813 का चार्टर अधिनियम। ऑप्शन सी है 1833 का चार्टर अधिनियम। ऑप्शन डी है 1853 का चार्टर नियम। तो इसका सही उत्तर है, आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए, फिर हम बताते हैं। फिर इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वर्ष 1853 का चार्टर अधिनियम। हम अपने अगले प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न, माफ करिएगा, हमारा 10वां प्रश्न है कि भारत में सिविल सेवाओं में सुधारों के लिए बनी प्रमुख समितियों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ हमें कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है कि जो सिविल सेवाओं में सुधार करने के लिए जो समितियां बनी थी, पहले कौन बनी थी, दूसरी कौन बनी थी, तीसरी कौन बनी थी, मतलब उसको कालक्रम में उसके हमें व्यवस्थित करना है। तो हमारा कूट है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो पहला ऑप्शन, कूट में पहला ऑप्शन में ऑप्शन ए में दिया 1 2 3, यानी कोटा समिति, सतीश चंद्र समिति, कोठारी समिति। 2 3 1 यानी सतीश चंद्र समिति, कोठारी समिति, होटा समिति। इसी प्रकार तीसरा है 2 1 3 और ऑप्शन डी है 3 2 1। तो इसमें आप लोग सही उत्तर देने का प्रयास करिए, अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें ऑप्शन सही है ऑप्शन डी 3 2 1, यानी पहले कोठारी समिति, फिर सतीश चंद्र समिति, फिर होटा समिति, ऐसे नीचे से ऊपर की ओर, यानी
कोठारी समिति, सतीश चंद्र समिति, कोठारी समिति, सतीश चंद्र समिति और होटा समिति। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न कथन कारण का है, तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। तो हमारा 11वां प्रश्न है कि नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन ए है और दूसरा कारण आर है। तो कथन ए में क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान की उत्पत्ति और विकास की जड़ें ब्रिटिश काल के दौरान भारतीय इतिहास में हैं। और कारण आर कह रहा है कि वर्ष 1773 के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के शासन के लिए विभिन्न अधिनियम पारित किए गए। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए है कि ए तथा आर दोनों सही, यानी जो कथन कारण दोनों सही है, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। और ऑप्शन बी है कि ए असत्य है किंतु आर सत्य है। और ऑप्शन सी है कि ए तथा आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। और ऑप्शन डी है कि ए सत्य है किंतु आर असत्य है। तो अब अगर आपको इस क्वेश्चन का उत्तर पता है तो अपने कमेंट सेक्शन में आप उत्तर करिएगा। तो हमारा इसमें सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए तथा आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। क्या? ए तथा आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि वर्ष 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हम पहला कथन ये है कि भारत में केंद्रीकरण की प्रक्रिया इसी रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से हुई, यानी भारत में केंद्रीकरण की प्रक्रिया क्या इसी रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से पूछ रहा है। दूसरा ये कि इस अधिनियम के अनुसार बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो इसमें कौन सा कथन सही है इसमें पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है केवल एक, यानी क्या केवल एक कथन सही है। ऑप्शन बी एक और दो दोनों सही है। ऑप्शन सी है केवल 2 और ऑप्शन डी है न तो 1 न तो 2। आप लोग उत्तर देने का प्रयास करिए। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, 1 और 2 दोनों, कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत भारत में केंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। और दूसरा कि इस अधिनियम के अनुसार बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो 1773 एक्ट के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में हम पहले समझ चुके हैं। तो हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित 2 नाम दिए हैं, इन पे विचार करने के लिए कह रहे हैं। तो पहला नाम है कि सर रॉबर्ट चेम्बर्स और दूसरा नाम है सर जॉन हाइड। नीचे लिखा है कि उपयुक्त में से कौन वर्ष 1774 में स्थापित कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश थे। यानी जो कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जब 1774 में हुई थी उसके न्यायाधीश कौन थे। तो इसमें ऑप्शन ये है कि पहला ऑप्शन है कि केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है न तो 1 न ही 2 और ऑप्शन डी है 1 और 2 दोनों। तो आप लोग को अगर इसका उत्तर पता है तो कमेंट सेक्शन में आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो इसका ऑप्शन डी सही है, 1 और 2 दोनों, यानी दोनों जो सर रॉबर्ट चेम्बर्स और सर जॉन हाइड दोनों कलकत्ता न्यायालय में न्यायाधीश थे। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य थे। जो हमारा जब संविधान तैयार हो रहा था तो उस संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य कौन थे। इसमें 4 नाम दिए हैं। पहला नाम है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, दूसरा नाम है बेनेगल नरसिम्हा राव, तीसरा नाम है कि कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी और चौथा नाम है सैयद मोहम्मद सादुल्ला। और नीचे कूट दिया है कि इसमें कितने नाम सही हैं। जो चारों नामों में से दिए हैं कि चारों सही हैं कि 3 सही हैं 2 सही हैं, नीचे दिया है कि। तो इसमें ऑप्शन ए है कि केवल 1 2 3 1 2 3 और 4। ऑप्शन बी है केवल 2 3 4। ऑप्शन सी है केवल 1 3 4। ऑप्शन डी है केवल 1 और
1, 2 और 3। तो आप लोग आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो हमारा आंसर इसमें है कि ऑप्शन सी 1, 3, 4, यानी 1 अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, 3 कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी और 4 सैयद मोहम्मद सादुल्ला। हमारा ऑप्शन सी सही है। तो जो हमारे प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी, जब हमारे संविधान का निर्माण हो रहा था तो संविधान सभा के जो प्रारूप समिति थी उनकी संख्या 7 थी। उसमें थे भीमराव अंबेडकर, एन गोपाल स्वामी आयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन राव माधव और डीपी खेतान। ये सातों जो सदस्य थे संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य थे। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न इस प्रकार है कि वर्ष 1813 के चार्टर अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हमारा पहला कथन है कि इस अधिनियम ने स्थानीय सरकारों को कर लगाने और इकट्ठा करने की शक्ति दी। और दूसरा कथन है कि इस अधिनियम में कंपनी के सभी क्षेत्रों पर क्राउन की निसंदेह संप्रभुता का दावा करने वाला एक खंड शामिल था। नीचे दिया हुआ है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो हमारा ऑप्शन ए है कि 1 और 2 दोनों, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है न तो 1 न ही 2 और ऑप्शन डी है केवल 1। तो हमारा इसमें सही उत्तर है। आप लोग पहले बताने का प्रयास करिए, फिर हम बताते हैं। तो हमारा इसमें ऑप्शन ए सही है, 1 और 2 दोनों, यानी जो 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत ये जो दोनों कथन दिए हुए हैं, ये सारी बातें, दोनों बातें सही हैं। तो आइए हम 1813 के चार्टर अधिनियम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इसके द्वारा भारत के साथ व्यापार के मामले में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। यानी ब्रिटिश क्राउन द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में जो व्यापार हो रहा था, जो उनका कंपनी मतलब एकाधिकार था कंपनी पे, उसको समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। और इस अधिनियम के तहत भारत में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए देने का प्रावधान किया गया तथा इस अधिनियम में स्थानीय सरकारों को कर लगाने और इकट्ठा करने की शक्ति दी गई। क्या की दी गई? शक्ति दी गई। तो हमारा ये प्रश्न यहीं समाप्त होता है। हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि नीचे हमारा फिर कथन कारण का प्रश्न है। तो इसमें हम दिया गया है कि हम प्रश्न है कुछ इस प्रकार की, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, यानी एक कथन दिया गया है और कारण आर दिया गया है। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन ए है और दूसरा कथन आर है। तो कथन ए इस प्रकार लिखा है कि चार्टर अधिनियम 1833 ग्रेट ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के कारण हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों की पृष्ठभूमि में आया था। ध्यान से पढ़िएगा। और कारण आर है कि इसे सेंट हेलेना अधिनियम 1833 के रूप में भी जाना जाता है। तो इसमें हमारा नीचे लिखा है कि नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो ऑप्शन ए है कि ए असत्य है किंतु आर सत्य है। ऑप्शन बी है ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। और ऑप्शन सी है कि ए सत्य है किंतु आर असत्य है। और ऑप्शन डी है कि ए तथा आर दोनों सही है किंतु ए का सही स्पष्टीकरण आर है। तो इसमें हम चारों ऑप्शन दिए हैं, तो आप सही उत्तर देने का प्रयास करिएगा। कमेंट सेक्शन में आप उत्तर देने का प्रयास करिए। तो हमारा उत्तर इसमें सही है ऑप्शन बी। क्या? ऑप्शन बी, ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। क्या है? आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि भारत के राज्य सचिव का कार्यालय भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत बनाया गया। किसके तहत? 1858 के तहत। भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत बनाया गया था। दूसरा है कि लॉर्ड पॉम्पटन भारत के पहले राज्य सचिव और भारत के राजनीतिक प्रमुख भी बने थे।
तो नीचे लिखा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि सही है कि नहीं है, ध्यान दीजिएगा। सही है तो ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है न तो एक न ही दो, और ऑप्शन सी है केवल दो, और ऑप्शन डी है एक और दो दोनों। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देने का प्रयास करिए। तो हमारा इसमें ऑप्शन ए सही है, केवल एक। क्या, हम प्रश्न की ओर चलते हैं कि भारत के राज्य सचिव का कार्यालय भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत बनाया गया था। ठीक, तो हम आइए भारत सरकार अधिनियम 1858 के संदर्भ में कुछ बातें जानने का प्रयास करते हैं। तो ये जो भारत सरकार अधिनियम 1858 था, इसमें यूनाइटेड किंगडम की संसद द्वारा पारित किया गया था। यह एक अधिनियम था और यूनाइटेड किंगडम के तत्कालीन प्रधानमंत्री लॉर्ड पाल्मस्टन, कौन, लॉर्ड पाल्मस्टन ने भारत की मौजूदा व्यवस्था में गंभीर दोषों को हवाला देते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी से भारतीय उपनिवेश का नियंत्रण ब्रिटेन राजशाही को हस्तांतरण करने के लिए विधेयक प्रस्तुत किया था। मतलब कि ईस्ट इंडिया का एकाधिकार समाप्त करने के लिए और ब्रिटेन राजशाही को हस्तांतरण करने का उन्होंने विधेयक प्रस्तुत किया था। ठीक, तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हमारा पहला कथन है कि इसने पहली बार भारतीयों के लिए अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया, और दूसरा कथन है कि इसके तहत गवर्नर जनरल की परिषद का विस्तार किया गया था। तो नीचे है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ध्यान दीजिएगा कि कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन ए है एक और दो दोनों सही नहीं है, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है केवल एक, ऑप्शन डी है न तो एक न ही दो। आप लोग आंसर देने का प्रयास करिएगा। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, एक और दो दोनों। मतलब इसमें जो 1861 के जो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संदर्भ में जो दोनों कथन दिए हैं वो दोनों ही गलत हैं। तो आइए हम भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संदर्भ में जानने की बातें कुछ कोशिश करते हैं। तो ये जो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 है, इसने पहली बार भारतीयों के लिए अपने देशों में प्रशासन के लिए कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। क्या, प्रशासन के लिए, किसके लिए, प्रशासन के लिए कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। दूसरा कि लॉर्ड कैनिंग जो उस समय गवर्नर जनरल और वायसराय थे, उन्होंने पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की। किसकी, पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की। इस प्रणाली में प्रत्येक सदस्य को एक विशेष विभाग का पोर्टफोलियो सौंपा गया, यानी प्रत्येक सदस्य को एक पोर्टफोलियो विभाग का सदस्य सौंपा गया। तो इस हिसाब से इसका सही उत्तर है कि ऑप्शन ए सही है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत स्थापित भारत परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या दिया है कि भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत स्थापित भारत परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसकी बैठक की अध्यक्षता, पहला कथन है कि इसकी बैठकों की अध्यक्षता वायसराय करता है। कौन करता है, वायसराय करता था। उसे सामान्य मत के अतिरिक्त निर्णायक मत देने का अधिकार प्राप्त था। दूसरा कथन है कि इसकी भूमिका को केवल परामर्शदात्री बनाया गया था। नीचे दिया हुआ है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो इसमें ऑप्शन ए है केवल दो सही है, ऑप्शन बी है एक और दो दोनों सही है, ऑप्शन सी है न तो एक सही है न तो दो सही है, और ऑप्शन डी है केवल एक सही है। तो इसका आंसर देने का आप फिर से प्रयास करिएगा। तो इसका आंसर है कि ऑप्शन ए केवल दो सही है कि इस अधिनियम के तहत इसकी बैठकों की अध्यक्षता वायसराय करता था तथा उसे सामान्य मत के अतिरिक्त निर्णायक मत देने का भी अधिकार प्राप्त था। तो हम 1858 अधिनियम के संदर्भ में कुछ बात जान लेते हैं। तो ये जो 1858 का भारत सरकार अधिनियम था, इसके तहत भारत राज्य सचिव के कार्यों में सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक भारत परिषद की स्थापना की थी, जिसमें 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार यानी सम्राट जो था ब्रिटिश सरकार में
द्वारा तथा 7 सदस्य कंपनी के निदेशन मंडल, क्या 7 सदस्य कंपनी के निदेशन मंडल द्वारा नियुक्त किए गए थे। और भारत परिषद में बैठकों की अध्यक्षता भारत राज्य सचिव करता था। कौन करता था? भारत राज्य सचिव। ठीक, तो हम चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हमारा पहला कथन है कि निम्नलिखित द्वारा वायसराय को परिषद की संस्तुति के बिना अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया था। दूसरा, इस अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया था कि किसी भी समय ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग किया जा सकता है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन है केवल 2, ऑप्शन बी है न तो 1 न ही 2, और ऑप्शन सी है केवल 1, और ऑप्शन डी है 1 और 2 दोनों। तो आप लोग जल्दी जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर करने का प्रयास करिएगा कि इन चारों में से कौन सा आंसर सही है। तो ऑप्शन इसमें सी सही है, केवल 1। क्या है? ऑप्शन सी सही है, केवल 1। तो हम भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के बारे में जान लेते हैं। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ने वायसराय को परिषद की संस्तुति के बिना अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकार प्रदान किया, और ऐसे अध्यादेश जिसकी अवधि 6 माह थी। क्या थी? 6 माह थी, 6 मंथ थी। अध्यादेश जारी करते समय उसके कारणों का उल्लेख आवश्यक होता था। क्या उसके कारणों का उल्लेख आवश्यक होता था? तो हमारा प्रश्न इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव, किस अधिनियम के द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से भारतीय सदस्यों ने भारत परिषद के अंदर प्रवेश किया था? तो ऑप्शन ए है अधिनियम 1861, ऑप्शन बी है अधिनियम भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन सी है मार्ले मिंटो सुधार 1909, और ऑप्शन डी है मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। तो आप कमेंट सेक्शन में आंसर करने का प्रयास करिए। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही है, ऑप्शन बी। कौन सा सही है? ऑप्शन बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। तो भारतीय परिषद 1892 के द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से भारतीय सदस्यों ने भारत परिषद के अंदर प्रवेश किया था, जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं कि अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा, और अपने जो एजुकेशनल ग्रुप हैं आपके पास, उसमें शेयर करिएगा ताकि आपके साथ औरों तक भी ये प्रश्न पहुंच पाए। तो आप इसको शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि हमारा प्रश्न अगला है कि वर्ष 1919 में मार्ले मिंटो सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या? वर्ष 1919 में मार्ले मिंटो सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिला था। कथन 2 है कि इसके माध्यम से प्रथम बार राज्य विधानसभाओं को अपना बजट बनाने के लिए अधिकृत किया गया था। तो नीचे दिया हुआ कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही उत्तर है? तो इसमें है कि ऑप्शन ए केवल 2, ऑप्शन बी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन सी न तो 1 न ही 2, और ऑप्शन डी केवल 1। तो आप कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी से आंसर करने का प्रयास करिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी केवल 1। क्या? ऑप्शन डी केवल 1। तो इसमें है कि इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिला था। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के निम्नलिखित के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें है कि इसने प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की। दूसरा है कि इसने लंदन में भारत के उच्चायुक्त का
एक कार्यालय भी बनाया, भारत में के उच्चायुक्त का एक कार्य बनाया। कहाँ बनाया? लंदन में। तो इसमें नीचे दिया है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही उत्तर है। तो ऑप्शन ए है न तो एक न ही दो, ऑप्शन बी है केवल एक, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है केवल दो। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है, एक और दो दोनों। यानी भारत सरकार अधिनियम 1919 के संबंध में जो संदर्भ में ये दोनों कथन दिए, ये दोनों सही है कि इसने प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत व्यवस्था की, और इसने लंदन में भारत के उच्चायुक्त का एक कार्यालय भी स्थापित किया। तो 1929 में, मतलब माफ करिएगा, 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम है, इसके संदर्भ में हम कुछ बात एक्स्ट्रा जानने का प्रयास करते हैं। तो इसमें यह है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 ने 8 प्रमुख प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की। किसमें? 8 प्रमुख प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की, जिन्हें गवर्नर प्रांत के नाम से जाना जाता था। किससे? गवर्नर प्रांत के नाम से जाना जाता था। और इस प्रणाली ने प्रत्येक प्रांत में सरकार के दोहरे स्वरूप की स्थापना की, जिसमें लिखा है द्वैध शासन, दोहरे स्वरूप की स्थापना की। सरकार के तथा सरकार के कुछ क्षेत्रों का नियंत्रण भी किया लिया, जिससे हस्तांतरित सूचित किया जा सके। और इसकी इस 1919 का जो अधिनियम है, इसकी कुछ विशेषताएं हैं कि इस अधिनियम में पहली बार भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान हुआ था। किसका? लोक सेवा आयोग की, जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं। किसकी? लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान हुआ था। और अधिनियम में यह भी प्रावधान हुआ कि 10 वर्षों के बाद सरकार के कामकाज का अध्ययन करने के लिए वैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा। और इसका परिणाम वर्ष 1927 का साइमन कमीशन था। क्या था? 1927 का साइमन कमीशन था। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न फिर कथन कारण से संबंधित है। तो इसमें दिया हुआ है कि नीचे 2 वक्तव्य दिए हैं, एक कथन ए है और दूसरा कारण आर है। तो कथन ए क्या कह रहा है कि 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान को लागू करने की तिथि में चुना गया था। और कारण आर कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 1930 में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। तो इसमें नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। दिया है तो ऑप्शन ए है, ए असत्य है किंतु आर सत्य है। ऑप्शन बी है, ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी है, ए सत्य है किंतु आर असत्य है। और ऑप्शन डी है, ए तथा आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। तो आप सही से उत्तर को कमेंट सेक्शन में आंसर करिए। तो हमारा इसमें ऑप्शन डी सही है, ए तथा आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर है, यानी ए तथा आर दोनों सही है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रांतों में, यानी किन प्रांतों में भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत द्विसदनीय व्यवस्था अपनाई गई। अभी हमने द्वैध शासन के ऊपर पढ़ा था कि इसमें 8 प्रांतों को शामिल किया गया था। तो उसी के संबंध में क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किन प्रांतों में भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत द्विसदनीय व्यवस्था अपनाई गई। तो इसमें नाम दिया है 4 प्रांतों का। उसमें पहला प्रांत है बंगाल, दूसरा बम्बई, आज के टाइम में उसको हम मुंबई के नाम से जानते हैं कि लोग उसे मुंबई कह के संबोधित करते हैं, और तीसरा है संयुक्त प्रांत, चौथा है बिहार। तो ऑप्शन इसमें कूट दिया हुआ है, 4 कूट दिए हैं नीचे। पहला ऑप्शन है केवल 1, 2 और 3। ऑप्शन बी है 1, 2, 3 और 4। ऑप्शन सी है केवल 2, 3 और 4। ऑप्शन डी है केवल 1, 3 और 4। तो इसमें हमारा सही कौन सा उत्तर है पूछ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो हमारा इसमें ऑप्शन बी सही है, 1, 2, 3 और 4 तीनों प्रांतों को शामिल किया गया था। उसमें मतलब जो 3 ये जो माफ करिएगा जो 4 प्रांत हैं, बंगाल, बम्बई, संयुक्त प्रांत, बिहार, इसको चारों को द्विसदनीय व्यवस्था में द्वारा अपनाई गई थी। हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि
वर्ष 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर शासन का उत्तरदायित्व क्राउन को सौंप दिया गया था। पहला कथन ये है। दूसरा कथन है कि वर्ष 1886 में लॉर्ड डफरिन ने लोक सेवाओं पर एचिसन समिति का गठन किया था। क्या? वर्ष 1886 में लॉर्ड डफरिन ने लोक सेवाओं पर एचिसन समिति का गठन किया था। इसमें नीचे दिया हुआ कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो ऑप्शन ए है कि एक और दो दोनों सही है, न तो एक सही है न दो सही है। ऑप्शन सी है केवल दो सही है। ऑप्शन डी है केवल एक सही है। तो आप आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, एक और दो दोनों। ये जो दोनों कथन दिए हैं कि वर्ष 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर, यानी जब 1857 की क्रांति के बाद जो अधिनियम लाए गए थे 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा, उसमें भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया, उनका एकाधिकार समाप्त कर दिया गया तथा शासन का उत्तरदायित्व तो क्राउन को सौंप दिया गया, जो ब्रिटिश में सम्राट थे, जो महारानी एलिजाबेथ उस टाइम प्रथम थी, उन्हें सौंप दिया गया। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि वर्ष 1858 के भारत शासन अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी हम 1858 भारत शासन अधिनियम पढ़े हुए हैं ऊपर वाले प्रश्न में, इसमें फिर से उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसमें पहला कथन है कि इसके तहत भारत में बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया गया। ध्यान से पढ़िएगा। और दूसरा ये कि इस अधिनियम ने लॉर्ड कैनिंग द्वारा, किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग द्वारा प्रारंभ विभागीय प्रणाली को मान्यता प्रदान की गई। नीचे दिया हुआ है कि उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है। तो इसमें दिया है कि केवल एक, न तो एक न ही दो, केवल दो और एक और दो दोनों। तो आप आंसर करने का प्रयास करिएगा कमेंट सेक्शन में। तो हमारा इसमें सही उत्तर है ए, केवल एक, यानी इसके तहत भारत में बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया गया था। तो 1858 के भारत शासन अधिनियम के बारे में हम कुछ बातें जान लेते हैं कि इस अधिनियम में क्या क्या कहा गया था। तो इस अधिनियम में कहा गया कि इसके द्वारा कंपनी के शासन को समाप्त कर शासन का उत्तरदायित्व ब्रिटिश शासन यानी क्राउन को सौंप दिया गया। किसको? क्राउन को सौंप दिया गया। और इसके तहत भारत में बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया गया, जो कि दिया है कथन में। तीसरा ये कि ब्रिटिश साम्राज्य यानी ब्रिटिश साम्राज्य की ओर से भारतीय प्रशासन का संचालन राज्य सचिव द्वारा किया जाना था, जिसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय सलाहकारी परिषद का गठन किया गया। कितने? 15 सदस्यीय सलाहकारी परिषद का गठन किया गया। और जो भारत के गवर्नर जनरल का नाम उस टाइम वायसराय रख दिया गया। क्या? वायसराय। और भारत के प्रथम वायसराय जिनका नाम है लॉर्ड कैनिंग। क्या है? लॉर्ड कैनिंग, जो इसमें दिया हुआ है, लेकिन इसमें दिया है कि ये कथन गलत है, लेकिन इसमें जो भारत के प्रथम माफ करिएगा वायसराय थे, वो लॉर्ड कैनिंग थे। अगले प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1919 माफ करिएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला ऑप्शन है कि इसके द्वारा पहला कथन है कि इसके द्वारा मुस्लिम समुदाय हेतु पहली बार पृथक निर्वाचन व्यवस्था की व्यवस्था प्रदान की गई। दूसरा है कि इसमें वायसराय की कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति करने का प्रावधान किया गया। नीचे दिया हुआ है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो ऑप्शन है केवल दो सही है, केवल दो कथन सही है। ऑप्शन बी है एक और दो दोनों सही है। ऑप्शन सी है न तो एक सही है न तो दो सही है। ऑप्शन डी है न केवल एक सही है। तो इसका आप आंसर करने का प्रयास करिएगा और कमेंट सेक्शन में बताते जाइएगा कि इसका ऑप्शन कौन सा सही है। तो इसका ऑप्शन सही है
ऑप्शन बी और 1 और 2 दोनों, यानी भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के संदर्भ में ये दोनों कथन सही हैं। और दोनों कथन में क्या है कि इसके द्वारा मुस्लिम समुदाय हेतु पहली बार पृथक निर्वाचन व्यवस्था की गई। और दूसरा है कि इसमें वायसराय की कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति करने का प्रावधान किया गया था। तो जो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 है, इसको हम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। तो यह सुधार 1906 में आगा खां, किसके द्वारा? आगा खां, इनका नाम है। आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिम प्रतिमंडल द्वारा वायसराय लॉर्ड मिंटो, किसके द्वारा? लॉर्ड मिंटो से पृथक निर्वाचन प्रणाली के परिप्रेक्ष्य में किया गया था। लॉर्ड मिंटो कौन थे? लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे और एक इन्हीं से मिलता जुलता नाम है लॉर्ड मार्ले, जो भारत के राज्य सचिव थे। इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन होती है, तो ध्यान रखिएगा। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि इसमें लिखा है कि अगला प्रश्न दिया हुआ है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार द्वारा विस्तारित पृथक निर्वाचन मंडल में सम्मिलित किया गया था। और इसमें 4 नाम दिए हैं। तो पहला है कि ईसाइयों को, दूसरा है आंग्ल भारतीयों को, तीसरा है यूरोपियों को, चौथा है दलितों को। और नीचे के जो कूट दिए हैं कि इनमें किसको सम्मिलित किया गया था इन चारों में से। तो पहला कूट है कि केवल 2 और 3, ऑप्शन बी है केवल 3 और 4, ऑप्शन सी है 1, 3 और 4, ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। तो इसमें सही उत्तर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो इसमें सही है ऑप्शन डी 1, 2, 3, यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार द्वारा विस्तारित पृथक निर्वाचन मंडल में ईसाइयों को, आंग्ल भारतीयों को और यूरोपियों को शामिल किया गया था, दलितों को नहीं शामिल किया गया था। उस टाइम दलितों की स्थिति बहुत गंभीर थी, उन्हें समाज से पृथक रूप से रखा जाता था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके संदर्भ में? भारत शासन अधिनियम 1935। तो पहला कथन है कि इसके माध्यम से प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी। किसकी? द्वैध शासन। दूसरा, इस अधिनियम में एक अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था की गई थी। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है न तो 1 न ही 2, ऑप्शन सी है केवल 2 और ऑप्शन डी है 1 और 2 दोनों। तो आप सही उत्तर देने का प्रयास करिएगा कमेंट सेक्शन में। तो इसमें सही उत्तर है ऑप्शन सी केवल 2, यानी इस अधिनियम के तहत 1935 अधिनियम के तहत एक अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था की गई थी। तो 1935 अधिनियम के बारे में हम कुछ जानने का प्रयास करते हैं। तो इसमें है कि इस अधिनियम में अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था की गई। इसके द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना की गई थी। किसकी? प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना की गई थी। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हमारा कथन पहला ये है कि 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र घोषित किया गया था। और दूसरा ये कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने वायसराय का पद समाप्त कर दिया था। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है न तो 1 न ही 2, ऑप्शन सी है केवल 2, ऑप्शन डी है 1 और 2 दोनों। तो इसमें आप सही उत्तर बताने का कमेंट सेक्शन में प्रयास करिएगा। तो इसमें हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी 1 और 2 दोनों, कि भारत यानी 1 और 2 दोनों सही, यानी कि 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया गया था। दूसरा ये कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने वायसराय पद का जो पद था उसको समाप्त कर दिया। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस तिथि को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था? क्या कि निम्नलिखित में से किस तिथि को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था? तो ऑप्शन ए है कि 24 अगस्त 1946, ऑप्शन बी है 2 सितंबर 1946, ऑप्शन डी है 18 जुलाई 1947,
ऑप्शन डी है 15 अगस्त 1947। आप आंसर करने का प्रयास करिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा कि कौन सा आंसर सही है। तो इसमें हमारा ऑप्शन बताने का प्रयास करिएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, 2 सितंबर 1946, यानी भारत की अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान अगस्त 1928 में नेहरू रिपोर्ट में सम्मिलित था। तो इसमें पहला है कि मौलिक अधिकार, दूसरा है अखिल भारतीय संघ, तीसरा है डोमिनियन स्टेट। तो और नीचे कूट दिया हुआ है कि कौन सा सम्मिलित था इन तीनों में। तो पहला है कि ऑप्शन ए है कि 1, 2 और 3 तीनों सम्मिलित था। ऑप्शन बी है केवल 1 और 2 सम्मिलित था। ऑप्शन सी है केवल 1 और 3 सम्मिलित था। ऑप्शन डी है केवल 2 और 3 सम्मिलित था। तो आप सही उत्तर बताने का प्रयास करिएगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1 और 2 तीनों सही, यानी कि प्रावधान, यानी जो प्रावधान था अगस्त 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट आई थी उसमें ये तीनों मतलब मौलिक अधिकार, अखिल भारतीय संघ और डोमिनियन स्टेट तीनों नेहरू रिपोर्ट में सम्मिलित थे। नेहरू रिपोर्ट के बारे में हम कुछ बातें जान लेते हैं कि अगस्त 1928 में नेहरू रिपोर्ट बनाई गई, जो जैसा कि इसमें दिया हुआ है, और इसकी अध्यक्षता पंडित मोतीलाल नेहरू ने किया था। किसने? पंडित मोतीलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। और इसका निर्माण कहाँ हुआ था? बम्बई में। कहाँ? बम्बई में इसका निर्माण हुआ था। इसके अंतर्गत ये था कि ब्रिटिश भारत का पहला लिखित संविधान बनाया गया था, कि जो ब्रिटिश भारत था उसमें उसका पहला उस टाइम लिखित संविधान बनाया गया था। क्या? लिखित संविधान बनाया गया था, जिसमें मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों के अधिकारों तथा अखिल भारतीय संघ का एक डोमिनियन स्टेट के लिए प्रावधान किया गया था। और इसका सबसे प्रबलतम विरोध मुस्लिम लीग और रियासतों के जो राजा थे, उस टाइम जो छोटे छोटे रियासत थे उनके राजा थे, और मुस्लिम लीग द्वारा इसका विरोध किया गया था। इसका विरोध दोनों ने किया था। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि भारत के लिए सबसे पहले संविधान सभा का विचार किसने दिया? और नीचे 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए है BN राव, ऑप्शन बी है MN राव, ऑप्शन सी है डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, और ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें आप सही उत्तर बताने का प्रयास करिएगा। तो इसका सही उत्तर है MN राय। किसने? ऑप्शन बी सही है। MN राय ने सबसे पहले संविधान सभा का विचार दिया था। अगले प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। तो अगला प्रश्न है कि क्रिप्स मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्रिप्स मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि यह 3 सदस्यीय आयोग था जो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा गया था। दूसरा कथन है कि इसके प्रस्तावों को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के द्वारा अस्वीकार किया गया। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ध्यान से पढ़िएगा, इसमें पूछा है कि कौन सा सही नहीं है। तो उसमें ऑप्शन ए है केवल 2, ऑप्शन बी है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन सी है न तो 1 न ही 2, ऑप्शन डी है केवल 1। तो आप कमेंट सेक्शन में उत्तर करने का प्रयास करिएगा। तो हमारा इसमें सही उत्तर है ऑप्शन डी, केवल 1, यानी केवल एक कथन इसमें सही है नहीं है कि यह 3 सदस्यीय आयोग था जो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा गया था। तो आइए हम क्रिप्स मिशन के बारे में कुछ चीज़ें जानने का प्रयास करते हैं। तो क्रिप्स मिशन 22 मार्च 1942 को भारत आया। 1942 को भारत आया और यह 1 सदस्यीय आयोग था, 3 सदस्यीय आयोग नहीं था, यह 1 सदस्यीय आयोग था जो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा गया था। और जो क्रिप्स मिशन है इसके अनुसार ब्रिटिश सरकार एक ऐसे भारतीय संघ की स्थापना करना चाहती है जिसकी स्थिति ब्रिटिश सम्राट के अंतर्गत एक पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज की होगी, और इसे ब्रिटेन के शासन संबंध विच्छेद करने की स्वतंत्रता प्राप्त होगी, और द्वितीय विश्व युद्ध की
समाप्ति के उपरांत भारत का संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा की स्थापना की जाएगी। ठीक, तो हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न नंबर है 36। तो अगला प्रश्न है कि जून 1945 में संपन्न शिमला सम्मेलन, जून 1945 में संपन्न शिमला सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि यह एक द्विदलीय सम्मेलन था। दूसरा कथन है कि इसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व अबुल कलाम आजाद ने किया था। नीचे दिया हुआ है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो पहला ऑप्शन है न तो एक न ही दो, ऑप्शन बी है केवल एक, ऑप्शन सी है केवल दो, ऑप्शन डी है एक और दो दोनों। तो आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो ऑप्शन इसमें सही है ऑप्शन सी केवल दो। क्या? ऑप्शन सी केवल दो सही है कि जो शिमला सम्मेलन जून 1945 में हुआ था, इसमें कांग्रेस के जो प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व अबुल कलाम आजाद ने किया था। किसने किया था? अबुल कलाम आजाद ने किया था। तो आइए शिमला सम्मेलन के बारे में कुछ चीजें जानते हैं कि यह एक सर्वदलीय सम्मेलन था। क्या था? एक सर्वदलीय सम्मेलन था और जिसमें कुल 22 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितने? 22 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और इसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व अबुल कलाम आजाद द्वारा किया गया था। और इस सम्मेलन में मुस्लिम लीग द्वारा यह शर्त रखी गई, ध्यान से सुनिएगा, कि इस सम्मेलन में मुस्लिम लीग द्वारा यह शर्त रखी गई थी कि वायसराय की कार्यकारिणी के सभी मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम लीग स्वयं करेगी। फलतः और इस जहां परिणामतः उनके इस शर्त के परिणामतः शिमला सम्मेलन असफल रहा था। क्या था? यह असफल रहा था। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न नंबर है, प्रश्न संख्या है 37। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि वर्ष 1946 में गठित अंतरिम सरकार के संदर्भ में सूची फर्स्ट यानी सदस्य और सूची सेकंड यानी धारित विभाग और मंत्रालय से सुमेलित कीजिए कि ये जो चारों नाम दिए हैं ये किस किस मंत्रालय से जुड़े हुए थे। तो इसका मैच करने का है, मिलान करने का है। तो इसमें है कि ए राजेंद्र प्रसाद के सामने दिया है श्रम मंत्रालय, जगजीवन राम के सामने दिया है रक्षा मंत्रालय, सरकार के सरदार बलदेव सिंह के सामने दिया है खाद्य एवं कृषि मंत्रालय, लियाकत अली के सामने दिया है वित्त मंत्रालय। तो इसमें दिया है कि नीचे दिए गए कूट से सही चुनिए। तो पहला ऑप्शन ये है कि क्या ऑप्शन ए है आपके सामने, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आप देखिए कि इसमें किस प्रकार से कौन सा उत्तर सही है। आप कमेंट सेक्शन में आंसर करने का प्रयास करिएगा। इसमें ऑप्शन ए सही है। कौन सा ऑप्शन ए सही है? कि ए का 3 से कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्रालय से संबंधित है, जुड़े हुए हैं। बी का 1 जगजीवन राम श्रम मंत्रालय से, सी का 2 सरकार बलदेव सिंह रक्षा मंत्रालय से तथा लियाकत अली वित्त मंत्रालय से। ठीक, तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि वर्ष 1937 के प्रांतीय चुनाव के संदर्भ में सूची 1 प्रांत और सूची 2 प्रांतीय प्रमुख सुमेलित कीजिए कि उस प्रांत के उस टाइम प्रांत प्रमुख कौन थे प्रांतीय चुनाव 1937 के संदर्भ में चुनना है। तो नीचे दिए गए जो चारों कूट हैं इसमें से आप देख के उत्तर बताने का प्रयास करिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा उत्तर को। इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी सही है। ए का है जो प्रांतपति थे, बिहार के प्रांतपति थे श्री कृष्ण सिन्हा उस टाइम, और बी के यानी उड़ीसा के प्रांतपति थे, उड़ीसा के प्रांतपति थे बीएन दास, बंगाल के प्रांतपति थे फजलुल हक, और पंजाब के प्रांतपति थे सिकंदर हयात खान। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो हमारा सेकंड लास्ट प्रश्न है। तो निम्नलिखित में से दिया है कि निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 गठित संविधान सभा की सदस्य थी। तो इसमें पहला है कि कनकलता बरुआ, दूसरा है मालती चौधरी, तीसरा है बेगम एजाज रसूल,
चौथा है विजया लक्ष्मी पंडित, चारों महिलाएं हैं। तो इसमें नीचे के कूट में दिया है कि ऑप्शन ए है कि केवल 2 और 3, ऑप्शन बी है केवल 1, 2 और 3, ऑप्शन सी है 2, 3 और 4, और ऑप्शन डी है 3 और 4। तो इसमें आप सही से उत्तर बताने का प्रयास करिएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है, केवल 2, 3 और 4, यानी कि 2, 3, 4 यानी मालती चौधरी, बेगम एजाज रसूल, विजया लक्ष्मी पंडित कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में गठित संविधान सभा की ये तीनों अध्यक्ष थी, मालती चौधरी, बेगम एजाज रसूल, विजया लक्ष्मी पंडित। अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा लास्ट प्रश्न है। हमारा लास्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन पहला इस प्रकार है कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई थी। क्या 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई थी। दूसरा कथन है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो इसमें दिया है कि कौन सा उत्तर सही है, कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन ए है केवल 2, ऑप्शन बी है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन सी है न तो 1 न ही 2, ऑप्शन डी है केवल 1। तो आप कमेंट सेक्शन में उत्तर करने का प्रयास करिएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही है, केवल 1, यानी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई थी। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए सही है, जो कि नई दिल्ली में संपन्न हुई थी और इसके जो काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय में भवन में ये सभा का आयोजन आज का हुआ। सेशन यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल के वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, आपके फोन में जितने भी एजुकेशनल ग्रुप है उनको भी ये शेयर करिएगा, ताकि उनका भी फायदा, ये भी इस चीज का फायदा, टेस्ट सीरीज का फायदा उठा सके। तो चलिए कल मिलते हैं, तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।